Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter, that is the atoms. And so far, we have discussed some of the history of this chapter. So I'm going to revise the last lecture in a few minutes, and then after we'll start today's session. So what we had learned in the last lecture. So we had seen in the last lecture that initially it was believed that the atom is the most smallest particle of the whole universe. But after that, invention of electron and invention of radioactivity, this belief was destroyed. They come to know that there are something inside the atoms. They found that in the radioactivity, there are some invisible radiations are emitted from some atoms. And they also come to know that there are electrons are there inside the atoms. So J.J. Thomson invented the electron, and they come to know that all the atom consist of electron. Electron सारे atom में होते हैं. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एंड एटम जो होता है वो तो न्यूट्रल होता है. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करे ऐसे कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी एटम्स के अंदर होने चाहिए. सो एटम मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ सम नेगेटिव चार्ज एंड सम पॉजिटिव चार्ज, सो दैट द नेट चार्ज ऑफ द एटम बिकम्स जीरो. सो फिर साइंटिस्टों को ऐसा लगा कि भाई एटम तो स्मॉलेस्ट है, उसके अंदर कुछ है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का जो अरेंजमेंट है वो कैसे है. So they come to know, they wants to know that how is the negative and positive charge oriented inside the atom, what is the structure of the atom. For that, some of the scientists had tried to give some thoughts regarding the atoms, and that thoughts is considered to be the atomic model of that particular scientist. तो सबसे पहले ये जो बताया था वो थॉमसन ने बताया था. तो थॉमसन ने ये बताया था कि भाई जो एटम होता है वो वाटरमेलन जैसा होता है, एक सॉलिड स्फीयर जैसा होता है. उसका पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये सॉलिड पार्ट को बनाएगा, और जैसे सीड्स वाटरमेलन के अंदर सीड्स कहीं कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए. तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल ऑफ गिवन बाय द थॉमसन. बट ये जब थॉमसन ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये उसका जो एटॉमिक मॉडल दे रहा था, तो एट दैट टाइम एक अलग सा एक्सपेरिमेंट हुआ था. साइंटिस्टों ने क्या किया था कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक लो डेंसिटी गैस को फिल किया था, हाइड्रोजन गैस को फिल किया था, और फिर डिस्चार्ज पास किया था. तो पता चला कि कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ वहां पे मिलती है. उसका पूरा मतलब डिस्चार्ज ट्यूब में से जो भी एमिशन होता था उसका बाय द हेल्प ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर स्क्रीन के ऊपर अलग अलग वेवलेंथ्स को उन लोगों ने वहां पे स्क्रीन के ऊपर वहां पे डिस्चार्ज ट्यूब में से ये वेवलेंथ जो एमिट हो रही थी वो स्क्रीन के ऊपर उन लोगों ने वहां पे दिखाई. तो ऐसा पता चला कि भाई कुछ ग्रुप्स वहां पे मिलते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इस ग्रुप को स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं. तो पता चला कि भाई अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करते हैं और स्क्रीन को अगर देखते हैं तो कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ वहां पे प्रेजेंट है, और वो डिस्क्रीट वेवलेंथ के कुछ ग्रुप्स वहां पे मिलते हैं. तो उस ग्रुप को बताया गया स्पेक्ट्रल सीरीज. लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड सीरीज वहां पे इन्वेंशन हुआ. तो ये क्यों हो रहा है, एटम में से इस टाइप के डिस्क्रीट वेवलेंथ का एमिशन क्यों हो रहा है, तो वो समझाने में ये थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है ना वो कोलैप्स हो गया. So Thomson's atomic model was collapsed to explain the emission of the discrete wavelength from the given atom. वहां पे वो थॉमसन एटम फ्लॉप हुआ. बट साइंस में फ्रेंड्स कभी भी, साइंस के अंदर कोई भी चीज कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होती, उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है. तो भले ही थॉमसन एटॉमिक मॉडल डिस्ट्रॉय हुआ, एटॉमिक मॉडल अनसक्सेसफुल रहा, बट उसके द्वारा पब्लिक को, साइंटिस्टों को ये पता चला कि एटम के साइज कितना होता है. तो पता चला कि भाई एटम का जो साइज है ना वो 10⁻⁻10 मीटर का, मतलब एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है. उसके बाद थॉमसन का ही एक स्टूडेंट था, नाम था उसका रदरफर्ड. रदरफर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहा था
Rutherford was experimenting with the alpha particle which was emitted from the radioactive element. बिस्मत का एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट था, उसमें से अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो रहा था, और जो रदरफोर्ड था ना वो अल्फा पार्टिकल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने ऐसा बताया कि भाई हमको है ना अल्फा पार्टिकल को कुछ हैवियर एटम के ऊपर बॉम्बार्ड करना चाहिए, और फिर क्या होता है वो सोचना चाहिए। तो उसके वजह से उसके ऊपर से एटम का स्ट्रक्चर कैसा है वो थोड़ा बहुत हमको समझ में आएगा। तो रदरफोर्ड ने ये सजेशन दिया कि हमको अल्फा पार्टिकल को कोई हैवियर लाइक अ गोल्ड एटम के ऊपर उसका बॉम्बार्डमेंट करना चाहिए। तो रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट्स थे, नाम था गिगर एंड मार्सडन। तो गिगर एंड मार्सडन ने क्या किया कि रदरफोर्ड का जो सजेशन था उसको एग्जिस्टेंस में लाए, वो लोग उसको इम्प्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया। तो उन लोगों ने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया, एंड अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग हो रहा था अलग अलग एंगल पे, अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग हो रहा था उसके बेस पे पूरा डायग्राम बनाया, ग्राफ ड्रॉ किया। तो गिगर मार्सडन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके ऊपर से ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, फॉर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज ऑलमोस्ट, कोई बताएगा? फॉर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज ऑलमोस्ट 0, इट इज लेस देन 1। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, देखो ओनली 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड मोर देन 1 डिग्री। देखो ये लाइन समझने लायक है कि खाली 14% अल्फा 0.14% अल्फा पार्टिकल ही ऐसे है कि जिसका स्कैटरिंग 1 डिग्री से ज्यादा होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है ना उसका स्कैटरिंग 1 डिग्री से कम हुआ। मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल का डेविएशन बहुत तो नहीं होता। आफ्टर पासिंग फ्रॉम द गोल्ड फॉइल ऑल्सो, आफ्टर पासिंग फ्रॉम द गोल्ड फॉइल ऑल्सो दे आर नॉट स्कैटर्ड बाय द मच एंगल। अब बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे कि जिसका डेविएशन, जिसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग 90 भी था। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे 10,000 अगर अल्फा पार्टिकल को हम इंसिडेंट कराते हैं तो एक आध अल्फा पार्टिकल ऐसा भी निकलता है कि जिसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 डिग्री है, वो वापस आता है। तो ये पूरा गिगर मार्सडन का एक्सपेरिमेंट हुआ। तो उसके ऊपर से रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन निकाले। तो सबसे पहला कंक्लूजन ये निकाला कि भाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है ना वो उसका डेविएशन ज्यादा नहीं होता है। तो इसका मतलब कि एटम जो है ना वो सॉलिड स्फीयर जैसा नहीं होना चाहिए। अगर एटम सॉलिड स्फीयर जैसा होता तो फिर वो कोलाइड, अल्फा पार्टिकल उसके साथ कोलाइड होके कुछ ज्यादा एंगल से स्कैटर्ड होते, बट ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो एटम है उसका मोस्ट ऑफ द एटम का मोस्ट ऑफ द रीजन जो होगा ना वो एम्प्टी होगा, इवैक्यूएटेड होगा, स्पेस होगा वहां पे और कुछ नहीं होगा। So the very first conclusion of this experiment that is given by the Rutherford was that the atom should be mostly vacant. एटम का अंदर जो भी है वो सब वहां पे कुछ भी नहीं होगा, वहां पे स्पेस होगा। दूसरा कंक्लूजन ये बताया कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल वापस भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि उसका जितना भी मास है और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के बहुत ही छोटे से सेंट्रल रीजन में होना चाहिए। और उसको बताया गया, क्या नाम बोला उसको उन लोगों ने, रदरफोर्ड ने उसको क्या नाम दिया सेंट्रल रीजन को? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नाम दिया। और तीसरा हाइपोथेसिस उसने रदरफोर्ड ने ये किया कि जैसे सन के आसपास सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं, सिमिलरली ये न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होने चाहिए। तो he gave particularly 3 concept, and that concept given by the Rutherford is considered to be a Rutherford's atomic model. तो क्या 3 चीज उसने बताई थी ये गिगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग? नंबर 1, एटम्स जो होते हैं वो मोस्टली वैकेंट होते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं होता। नंबर 2, उसका जो भी मास, एटम का जो भी मास है या जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो उसके सेंट्रल रीजन में, बहुत ही कम रीजन में होना चाहिए। And the third thing, electron must be revolving around this central region called nucleus. So this is called the Rutherford's atomic model. But उसके भी कुछ limitations थे। ये जो मॉडल है ना, अकॉर्डिंग टू दैट
इलेक्ट्रॉन मस्ट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन करना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो भी एक्सेलरेटेड मोशन ही है, एंड अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, accelerated charge particle must produces the electromagnetic radiation from it। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होना चाहिए, तो फिर इलेक्ट्रॉन का खुद का एनर्जी जो है वो ग्रेजुअली कम होता जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का खुद का एनर्जी अगर कम होगा तो उसका जो पाथ होगा ना वो सर्कुलर नहीं रहेगा, उसका जो रेडियस है ना वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, और उसका फाइनली उसका एंड कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर हो जाएगा। तो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन द एटम कैनॉट बी रिमेन स्टेबल। तो इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन से रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल fails to explain the stability of a atom। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी फेल हो गया, बट मैंने बताया ना कि कोई भी चीज कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होती है साइंस के अंदर। भले ही ये मॉडल फेल हो गया, बट सबसे पहले एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चीज बताने वाला कोई आदमी था तो वो रदरफोर्ड था। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी कोलैप्स हुआ। हमने लास्ट लेक्चर में इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में भी लर्न किया था कि भाई इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है। तो बोले अल्फा पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर होता है इनिशियली, तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड द इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का डेफिनेशन हमने पता है कि भाई ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर का न्यूक्लियस के सेंट्रल लाइंस के साथ, जो ये डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। हमको ये पता है कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू ज्यादा है तो आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम रहेगा। आप देख सकते हो कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर को हम कम करते जाते हैं तो ज्यादा डेविएशन होता है, ज्यादा डेविएशन हो रहा है। तो जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू अगर हम कम करते हैं तो आपका डेविएशन ज्यादा होगा, और इम्पैक्ट पैरामीटर जब जीरो होगा तो एट दैट टाइम व्हाट विल बी द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, कोई बताएगा व्हाट विल बी द एंगल ऑफ स्कैटरिंग? Sorry, 180. 180 degree. That was asked in the board examinations। तो ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पता चला कि भाई कोई भी अल्फा पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी है, अल्फा पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी कैसा रहेगा उसका डिपेंडेंस इम्पैक्ट पैरामीटर के ऊपर है। तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे आपको लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं थी, वो जस्ट आपके नॉलेज के लिए था, अंडरस्टैंडिंग के लिए था। So up to 8 question we had discussed in the last lecture, and now I'm going to start a 9th question, and that is a very important question। 9th question जो है वो आपको एज ए प्रिपेयर करना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसा है कि एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो अब बाय द हेल्प ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, तो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व होता है तो उसके पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे निकालना है। दैट इज द क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स? हमको क्या करना है अभी? हमको ये करना है कि न्यूक्लियस है, हम मान लेंगे कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। तो मुझे कोई बताएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1. 1। तो इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हो गए, कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? 1. 1 into E plus 1 into E, 1 into E। तो ये कोई न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है। तो अगर एटॉमिक नंबर Z है तो उसका न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज रहेगा Ze, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन जो है ना वो
मान लो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, whenever any object performing the circular motion, there must be some physical real force present which is providing the necessary centripetal force. तो मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पे कौन सा फोर्स जो है वो सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। Colombian. एग्जैक्टली तो हियर आई कैन से द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ये टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लगेगा वो एट्रैक्शनल, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पॉजिटिव के चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिकल एट्रैक्शनल फोर्स जो है ना वो एज ए सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो आई कैन से द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता है, लेट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज m and the radius is r, then what is the and the velocity is assumed to be a v. So what is the formula of the centripetal force? mv square by r. mv square by r is equals to k का वैल्यू हो जाएगा 1/4 pi epsilon नॉट, q1 का वैल्यू हो जाएगा ze, q2 का वैल्यू हो जाएगा e। एक बच्चा पूछ रहा था सर माइनस ही नहीं लिखना चाहिए। देखो वी आर कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अगर आप एक साइड माइनस ई लिखते हो तो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव रहेगा और राइट साइड नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल है? 5 इज इक्वल्स टू -5 ऐसा लिख सकते हो आप कभी? No, sir. सो वी आर कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। ओके, Yes, sir. तो नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू k कोलंबियन फोर्स k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो आवर टारगेट इज टू फाइंड द एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे और दोनों का एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन के टोटल एनर्जी मिल जाएगा। और वही तो मुझे फाइंड करना है। तो मैंने ना एक आर कैंसिल कर दिया, अब दोनों साइड में ना हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय हाफ बोथ द साइड्स। तो ये आपका हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा z इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन r। तो फ्रेंड्स ये हाफ mv स्क्वायर क्या होता है? Kinetic energy. तो ये तो भैया काइनेटिक एनर्जी है। तो मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको मिल गया, दैट इज कम्स आउट टू बी 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाय आर। अगर हम पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो z का वैल्यू कितना लेना चाहिए मुझे? 1. हाँ, तो 1 लेके तो फिर क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर। इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ओके, चलो अब हमको काइनेटिक एनर्जी तो मिल गया, अब मुझे है ना पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, बिकॉज इफ यू वांट टू फाइंड द टोटल एनर्जी वी नीड टू टेक द एडिशन ऑफ द पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलो कोई मुझे बताएगा, चैप्टर नंबर 2 में हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लर्न किया था, इफ द टू चार्जेस q1 and q2 आर देयर हैविंग डिस्टेंस r। q1 q2 upon r. वेरी गुड, सो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी and that is k q1 q2 upon r। अब याद करो फ्रेंड्स, मैंने आपको बार बार बताया था कि whenever you are writing the formula of potential energy or potential, charges must be placed with their proper sign। so when you are writing the formula of the potential or potential energy, charges should be considered with their proper sign। यहाँ पे charges को उसके साइन के साथ प्लेस करना पड़ेगा कि Q1 जो है ना वो प्लस जेड ही है, Q2 का वैल्यू क्या लिखूं मैं भैया? माइनस ही। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाय आर। सो दिस इज व्हाट इज योर पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। चलो, नाउ यू हैव the formula of kinetic energy, you have the formula of the potential energy, so now I can say the total
total mechanical energy of electron revolving around the nucleus is equals to kinetic energy plus potential energy. Is that clear? सर कांस्टेंट रहे ना मैकेनिकल एनर्जी. For given orbital, it should be a constant. Okay. ओके सर. तो ये आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² बाय आर है. आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² बाय आर है. तो आपका ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² बाय आर और बचेगा 1/2 -1 बचेगा. 1/8 है तो 1/2 माइनस, तो 1/2 -1 क्या होता है भैया? -1/2. तो -1/2 इंटू 1/4 तो वो हो जाएगा -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² बाय आर. अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो Z का वैल्यू 1 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ओनली E² बाय आर. इज इट? सर हाँ बोलो बोलो बोलो. सर ये बोर्स एटम के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं. बोहर्स एटम के लिए भी यही आएगा. बोहर्स एटम के लिए भी यही फॉर्मूला आने वाला है. सर तो बोर ने ऐसा समझाया नहीं कि यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसमें जो एक्सेलरेशन से रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें रेडिएशन एमिट नहीं. अरे मैंने बताया ना आपको ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो आप थोड़ा वेट कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये क्यों ऐसा हो रहा है. जैसे आपको ये पता है कि भाई कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इट मस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो बोहर अभी बोहर्स एटॉमिक मॉडल तो स्टार्ट भी नहीं किया, बट तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बोहर ने ऐसा बताया था कि भाई कुछ कुछ ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी भी टाइप का रेडिएशन का एमिशन नहीं करेगा. ऐसा क्यों? उसका रीजन आपको ग्रेजुअली मिल जाएगा. ओके, नो वरी अबाउट दैट. ओके. ओके सर. सर हमने एक इंफॉर्मेशन पहले तो हमने खबर है जैसे पण जेडब्ल्यू एडवांस की डेट्स आई गई सर. कौन सा डेट है? जुलाई 3rd. ओके, तो अच्छा है ना, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, आराम से आप कर सकते हो मतलब. हाँ सर. तो अच्छे से ट्राई करना, अगर पॉसिबल हो तो H.C. वर्मा का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का बुक भी आप एक बार पढ़ लेना. हाँ सर. सर એના હું ખાલી થિયરી અને સોલ્ડ એક્ઝામ પેલા વર્કઆઉટ इनफ એક્ઝામ્પલ હોય ને इनफ બસ इनफ इनफ. કારણ કે એક્સરસાઇઝ કરવામાં તો બહુ વાર લાગશે हाँ, इनफ इनफ है उसके लिए. કારણ કે તમે ઓલરેडी અસાઇનમેન્ટ આવેલા असाइनमेंट तो ऑलरेडी मैं उसका दे ही रहा हूँ आपको JW लेवल का, तो वो करो तो इनफ है, वो भी इनफ है. बट कंसेप्ट अच्छे उसमें दिए हुए हैं. ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया. आपके एनर्जी का इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अगर आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो उसके एनर्जी का ये फॉर्मूला मिला आपको. देखो ये नेगेटिव मिला आपको, एनर्जी नेट एनर्जी आपको नेगेटिव मिला. तो इसका कोई मुझे मीनिंग बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेगेटिव साइन हियर? आपको पता है शायद. इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू न्यूक्लियस. आपको पता है कि अगर कोई भी सिस्टम का एनर्जी अगर नेगेटिव मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज जो है ना वो किस हिसाब से, कुछ ना कुछ हिसाब से वो बाउंडेड है. मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो नेगेटिव मिला इसका मतलब ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड, इट इज इन द अट्रैक्शनल स्टेट ड्यू टू द न्यूक्लियस. तो इसका दूसरा मीनिंग ऐसा भी है कि अगर इसको मुझे फ्री करना है, इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में से फ्री करना है, तो मुझे जितना उसका नेगेटिव एनर्जी है उतना ही एनर्जी मुझे इलेक्ट्रॉन को एज ए पॉजिटिव, एज ए काइनेटिक एनर्जी मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा. then the net energy of the electron becomes zero and it will be going to be free from the attraction of the nucleus. Okay. यस सर. Yes. Okay, तो ये एक 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये खत्म हुआ. फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो सैटेलाइट के बारे में,
ग्रेविटेशन वाज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द 11th स्टैंडर्ड, और मैंने बताया था कि इसके जो भी कंसेप्ट है वो आपके कहीं ना कहीं पे 12th स्टैंडर्ड में आने वाले हैं। तो अगर आपको सैटेलाइट पता है, अगर आपको सैटेलाइट पता है तो उसमें हमने पढ़ा था कि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना वो -g मम्मा अपॉन r था। और ये पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप हाफ से डिवाइड कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका टोटल एनर्जी मिल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही है, -gm1m2/r। उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपका टोटल एनर्जी मिल जाएगा। और ये टोटल एनर्जी के में से माइनस साइन निकाल देते हैं तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इफ यू रिमेंबर, मैंने ऐसे याद रखने का मैंने आपको समझाया था, याद आ रहा है कुछ? यस सर। तो यहाँ पे वही भी चीज है, यहाँ पे भैया वही चीज हो रही है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K(Q1Q2) आपको पता ही है, K(Q1Q2)R, यस और नो? अगर यस सर। हाफ कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? टोटल एनर्जी। और अगर वो नेगेटिव साइन निकाल दो टोटल एनर्जी में से तो आपको क्या मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। वही रिलेशन यहाँ पे भी आप याद रखने के लिए कर सकते हो, वही चीज। इज दैट क्लियर? यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो याद रहता ही है आपको, सेकंड चैप्टर से हम सीखता है कि K(Q1Q2)R। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको अगर हाफ कर देंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा, और वो टोटल एनर्जी से अगर नेगेटिव को निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी। याद रह जाएगा भैया ये तीनों फॉर्मूला? यस सर। Yes, तो sir. फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी के सारे फॉर्मूलाज हमने डिस्कस कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। एक्सप्लेन द एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो फ्रेंड्स, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम लो डेंसिटी वाला कोई गैस, अज्यूम करो कि हाइड्रोजन गैस अगर फील करते हैं और उसमें से डिस्चार्ज को अगर पास करते हैं, तो ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, आज मैं फिर से बोल रहा हूँ कि तो फिर कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ का एमिशन होता है और उसके द्वारा जो आप स्पेक्ट्रम क्रिएट करोगे तो उसको एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। आई रिपीट, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो डेंसिटी हाइड्रोजन गैस फील करो और वहां से डिस्चार्ज पास, तो क्या होगा कि कुछ स्पेसिफिक डिफरेंट वेवलेंथ का एमिशन होगा, और वो एमिटेड वेवलेंथ के लिए अगर पूरा एक स्क्रीन पे अगर स्पेक्ट्रम बनाते हो तो उसको एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। एंड एज यू नो दैट एमिशन स्पेक्ट्रा इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, and each group of this discrete wavelength is considered to be a spectral series। वो आपको पता है स्पेक्ट्रल सीरीज, तो इसको एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है? तो फ्रेंड्स, मान लो कि कोई डिस्चार्ज ट्यूब नहीं है, जस्ट एक सिंपल कोई ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब नहीं है, एक ट्यूब है और कोई कंटेनर है, ट्रांसपेरेंट कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरा पड़ा है। कोई ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर गैस को हमने फिल किया है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसके ऊपर मैं रेडिएशन को इंसिडेंट कर रहा हूं, बट हमारा इंसिडेंट रेडिएशन ऐसा है कि जिसके अंदर सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है। आई रिपीट, एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर गैस को भरा हुआ है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना उसमें से एक ऐसा रेडिएशन को इंसिडेंट करा रहा हूं जिसके अंदर सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है, बट after being passed from this tube, रेडिएशन को मैंने ट्यूब में से पास कर दिया, तो जो इमर्जेंट रेडिएशन होगा उसमें से जो बाहर आएगा जो रेडिएशन, अगर उसका मैं स्पेक्ट्रम बनाऊंगा तो कुछ जगह पे डार्क लाइन मिलेगा। देखो, मेरा इंसिडेंट जो रेडिएशन था उसमें सारे वेवलेंथ्स प्रेजेंट थे, तो इंसिडेंट रेडिएशन का अगर मैं स्पेक्ट्रम बनाता ना तो सब जगह पे मुझे ब्राइट लाइन मिलता, मतलब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता, मुझे सब जगह पे वेवलेंथ प्रेजेंट होती। बट वो ट्यूब में से, कंटेनर में से पास होने के बाद जो इमर्जेंट रेडिएशन है उसका अगर मैं स्पेक्ट्रम बनाता हूं तो मुझे कहीं कहीं पे ब्लैक लाइंस दिखाई देगी। क्यों? बिकॉज कुछ रेडिएशन, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को ये जो गैस जो है उसके एटम्स ने एब्जॉर्ब कर दिया होगा, तो वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई, तो उसका मतलब कि इमर्जेंट रेडिएशन के अंदर वो वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं होगी, तो वहां पे ब्लैक लाइन आपको दिखाई देगी। तो ये ब्लैक लाइन वाला जो अब स्पेक्ट्रम है आपके पास, उसको क्या बोलेंगे हम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन
नहीं उसको sorry, sir. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और एक चीज मैं बताऊँ आपको, एमिशन स्पेक्ट्रम में जहां पे ब्राइट लाइन होती है, एमिशन स्पेक्ट्रम में जहां पे ब्राइट लाइन होती है वहीं पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन होगी। क्यों? बिकॉज एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि वो जो गैस का जो एटम है ना, वो डिस्चार्ज पास होने के द्वारा ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में गया, और वो एक्साइटेड स्टेट में से जब वापस आता है तो वो एमिशन करता है। बट हायर ऑर्बिटल स्टेट में से लोअर ऑर्बिटल स्टेट में जो आइटम आएगा तो जो वेवलेंथ एमिट करेगा उसी वेवलेंथ का लोअर में से हायर में जाने के लिए वो एब्जॉर्प्शन ऑब्जर्व करेगा। तो हाई में से लो आते टाइम जो एमिट करेगा वही वेवलेंथ लो में से हाई में जाते टाइम एब्जॉर्ब करेगा। मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम में जहां पे ब्राइट लाइन आपको मिलेगी स्पेक्ट्रम के अंदर, उसी जगह पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको क्या मिलेगा? डार्क लाइन मिलेगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको एज अ लर्न बाय हार्ट करना है कि एक्सप्लेन द एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। देखो ये क्या लिखा है, ईच एलिमेंट emits radiation with a different wavelength depending on its temperature. Hence, each element has a characteristic of a spectrum of the radiation which it emits. When an atomic gas or vapor is excited to some low pressure, excited at low pressure by passing the electric current through it, it emits radiation has a spectrum which contains certain specific wavelengths only. A spectrum of this kind of spectrum is known as the emission spectrum. The spectrum emitted by atomic हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन आइटम का जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पे बताया गया है। आप देख सकते हो कि वहां पे कुछ ग्रुप्स मिलते हैं हमको, कुछ ग्रुप्स मिलते हैं। ये जो ग्रुप्स मिलते हैं उसको स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं। तो हाइड्रोजन गैस के अंदर जो सीरीज है वो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड ऐसा सीरीज होती है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। तो ये Sir, स्पेक्ट्रम की बात खत्म। बोलो। सर जो एमिट करता है सिर्फ वही दिखना चाहिए ना एमिशन स्पेक्ट्रम में? हाँ, वही दिखना चाहिए। तो मतलब ये स्पेक्ट्रम का जो इतना सारा एमिट करता है? क्या बोल रहे हो आप? सर मतलब इतने सारे अलग अलग वेवलेंथ्स एमिट करता है हाइड्रोजन? हाँ, सही में इतना सारा। ये तो बहुत कम दिखाया है। अभी तो लाइमन, बामर, पाश्चन ही दिखाया हुआ, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज भी होते हैं। मतलब एक से ज्यादा कर फिगर सकता है? गलत, आपको बताओ ये फिगर गलत बताया हुआ है। फिगर में क्या होना चाहिए? पूरा डार्क होना चाहिए, और कुछ कुछ जगह पे क्या होना चाहिए? ये राइट। स्पेक्ट्रा है तो ऐसे होनी चाहिए फिगर, उल्टा बताया है। इज दैट क्लियर? So this is the emission spectrum. Is that clear to you? थोड़ा थोड़ा पता तो चला है। तो फिर क्या पता करना है, बोलो। सर मतलब जैसे कि हमने कुछ क्या मतलब नहीं, स्पेसिफिक। मेरी बात सुनो। अभी तक आपको कुछ भी पता नहीं चला, ये तो जस्ट एक्सपेरिमेंट हुआ है। ये वेवलेंथ क्यों एमिट हो रही है वो तो पता ही नहीं है ना। वहां पे तो थॉमसन फ्लॉप गया, वहां पे तो रदरफोर्ड फ्लॉप गया। अभी तक हम हिस्ट्री में है, और अभी तक जो हिस्ट्री में हम पहुंचे हैं वहां पे हमने ये डिसाइड नहीं किया, हमको ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जस्ट एक्सपेरिमेंट हुआ और पता चला कि ऐसा हो रहा है। उसका रीजन क्या है वो अभी ग्रेजुअली हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पे आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका रीजन अभी आपको पता नहीं है कि ऐसे अलग अलग वेवलेंथ्स का एमिशन क्यों होता है। इज दैट क्लियर? अभी तो जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो हो रहा है वो देख रहे हैं, रीजन पता नहीं है। ओके, ओके सर। तो ये हो गया हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम। अब क्या लिखा है देखो, when the white light का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर सारे वेवलेंथ्स हैं। when the white lights, जिसके अंदर सारे वेवलेंथ्स है, is passed to the gas, we find in the transmitted light certain wavelengths which is characteristic of the atom are absent. जो ट्रांसमिट होने के बाद जो बाहर निकलती है, ट्रांसमिट होने के बाद जो बाहर निकलती है उसमें कुछ वेवलेंथ्स गायब है, कुछ वेवलेंथ्स की जगह पे आपको डार्क लाइन मिलेगी। So there are some black lines appearing in the spectrum of a scattered light. This kind of a spectrum is known as a
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फिगर दिया गया ना वो गलत है। तो ये किसका फिगर होगा, ये एक्चुअल में किसका होगा, एमिशन ये स्पेक्ट्रम। नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, और ये वाला जो है ना वो कौन सा है, ये एमिशन स्पेक्ट्रा है। देखो, इज दैट क्लियर? यस। स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि पूरा जो स्पेक्ट्रम होता है वो डार्क होता है, और कहीं कहीं पे आपको ब्राइट लाइन मिलेगी। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि पूरा स्पेक्ट्रम ब्राइट होता है और कहीं कहीं पे आपको डार्क लाइन मिलेगी। इज दैट क्लियर? यस। सर मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सिर्फ वो चीज दिखाएगा जो उसने एब्जॉर्ब की है, और एमिशन स्पेक्ट्रम नहीं, में वो। एमिशन स्पेक्ट्रम में जहां पे एब्जॉर्प्शन हुआ वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, मतलब ऑटोमेटिकली वहां पे डार्क लाइन क्रिएट होगी। ओके सर। एंड देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपने क्या किया है, आपने ऐसा रेडिएशन ऑलरेडी इंसिडेंट कराया हुआ है गैस के ऊपर जिसके अंदर सारे वेवलेंथ्स प्रेजेंट थे। तो अगर इंसिडेंट रेडिएशन का अगर हम स्पेक्ट्रम बनाते तो पूरा ब्राइट मिलता, पूरा ब्राइट, बिकॉज सारे वेवलेंथ्स प्रेजेंट है। ओके, but transmitted after being passed from the tube, after being passed from the gas, अब जो इमर्जेंट रेडिएशन है तो उसमें से कुछ कुछ वेवलेंथ्स का एब्जॉर्प्शन हो गया होगा। तो अब हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वो कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको डार्क लाइन मिलेगी, जिसका एब्जॉर्प्शन हो गया है वो हमको नहीं मिलेगा स्पेक्ट्रम में, तो वहां पे डार्क लाइन आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये डार्क लाइन के साथ जो स्पेक्ट्रम होता है उसको क्या बोलते हैं? एमिशन। अरे भैया, क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो एब्जॉर्ब हो गया है वो बता रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रम जो एमिट हो रहा है वो बता रहा है, सीधी सी बात है। ओके सर। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना था। देखो अभी मैं वापस से बोल रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट हुआ है बट उसका रीजन पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 टुगेदर कैन बी आस्क्ड एज अ 4 मार्क। 11 एंड 12 दोनों को मिला के 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। what is the spectral lines, what is the spectral series, and give the name of the give the name of the spectral series of the hydrogen atom along with the equation and in which electromagnetic segment it lies, वो भी आपको बताना है। देखो स्पेक्ट्रल सीरीज आपको पता है कि भाई कोई भी एमिशन स्पेक्ट्रा अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर वेवलेंथ्स के कुछ ग्रुप्स मिलते हैं, तो ईच ग्रुप containing discrete wavelength, each group of containing discrete wavelength is considered to be a spectral series। देखो क्या लिखा है, देखो the frequency of a light emitted by particular element would exhibit some regular pattern. Hydrogen is the simplest atom. The frequency or wavelength of a line of emitted radiation adjusting progressively, then spectrum is obtained is देखो ये पैराग्राफ ये बता रहा है कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है ना वो सबसे सिंपल है। अब डेफिनेशन तो अब आ रहा है, a specific set of line can be formed according to their frequency or wavelength of lines obtained in hydrogen atomic spectrum. Such a group of lines are called a spectral series। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ना वो सबसे सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम है, और उसके जो स्पेक्ट्रम में हमको क्या मिलता है, कुछ लाइंस के ग्रुप मिलते हैं। तो एक ग्रुप को अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसको एक स्पेक्ट्रल सीरीज बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस। इन द फिगर there are some groups of there are some spectral series are shown, Lyman, Balmer, Paschen and so on। तो ये आपको पता है कि स्पेक्ट्रल सीरीज क्या है। The space between the lines within the certain set of the hydrogen atom is decreases regular way। आप देख सकते हो, देखो ये पास्चन सीरीज को देखो, तो इसके ये जो दो लाइंस है उसके बीच का डिस्टेंस देखो तो ज्यादा है, फिर ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस उससे थोड़ा कम है। देखो, देख सकते हो क्या आप? यस। और उसके बाद अगर आप ये कंसिडर करते हो तो उसका उससे भी थोड़ा कम डिस्टेंस है। देखो, आया बात समझ में? मतलब दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सेपरेशन होता है, वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। तो
ऐसा क्यों होता है वो मत पूछो, वो तो समझ में आएगा आपको, बट ये एक सेंटेंस मैंने समझाने की ट्राई की कि क्या लिखा है, द स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस विद इन द सर्टेन सेट ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज डिक्रीजेस इन द रेगुलर वे एंड ईच सेट इज, अभी हमने डिस्कस किया है, ईच सेट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्पेक्ट्रल सीरीज। तो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको क्या करना है, डिफाइन करना है स्पेक्ट्रल सीरीज को। तो इसका सिंपल डेफिनेशन ऐसा है कि इन द emission spectrum of any atom like a hydrogen, we found some groups of lines. One such group of lines is considered to be a spectral series. That's it. Okay, this is the simple definition of a spectral series. In the hydrogen atom, the very first spectral series which is found is a Balmer series. John Jacob Balmer was a Swedish. He was a school teacher and he found a very first such a spectral series, and on the name of the Balmer it is said to be a Balmer series. बामर ने सबसे पहले एक स्पेक्ट्रल सीरीज फाइंड किया। बामर सीरीज सबसे पहले मिला वो ऑब्वियस था। इसका रीजन ये था कि बामर सीरीज जो है ना वो विजिबल रीजन में लाई कर रहा था। बामर सीरीज इज लाइंग इन द विजिबल रीजन, तो ऑब्वियसली वो सीरीज ऐसी थी कि जो हमको दिखाई देती थी। फिर वो तो बाद में पता चला साइंटिस्टों को भाई ऐसा भी पॉसिबल होगा कि जो हमको ना दिखाई दे वो भी ये स्क्रीन के ऊपर पॉसिबल है कि वो भी जनरेट होता है, बट हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो बाद में पता चला कि भाई कुछ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उन लोगों ने देखा पूरे स्क्रीन, तो पता चला कि भाई खाली एक सीरीज नहीं है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है, 5 ग्रुप है। बट सबसे पहले तो जो दिखाई देगा वही मिलेगा ना सबसे पहले। तो सबसे पहला जो स्पेक्ट्रल सीरीज मिला वो बामर ने फाइंड किया था, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ बामर सीरीज। देखो बामर ने क्या किया था कि जितने भी वेवलेंथ्स प्रोड्यूस हो रहे थे तो उन सब वेवलेंथ्स के लिए कोई कॉमन इक्वेशन लाने का ट्राई किया बामर ने। देखो मैं आपको बताऊं, मान लो कि आपका x का जो वैल्यू है ना वो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन ऐसा है, तो मुझे ये सारे वैल्यू को एक ही इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या लिखना चाहिए मुझे, x इक्वल्स टू 2n 2n, वेरी गुड, where n start from 1 1 to 3, is that clear? yes आपको जो वैल्यूज दिया था ना वो बहुत ही सिंपल था, तो उसको आपने एक कॉमन इक्वेशन के द्वारा बता दिया मुझे 2n। बट बामर के लिए ये काम सिंपल नहीं था। बामर ने जो भी उसको स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये जो मिल रहा था हाइड्रोजन एटम का, उसके जितने भी वेवलेंथ्स थे उसका ऑब्जर्वेशन किया और बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद उसने एक इक्वेशन निकाला कि जिसके द्वारा यहाँ पे जितने भी वेवलेंथ थे उसको वो कंबाइन कर सका। तो उसने एक इक्वेशन बनाया था फ्रेंड्स, ये इक्वेशन उसने डिराइव नहीं किया था, उसने बनाया था। जैसे आपने 2n बनाया ना अभी आपके माइंड से सोच के, इसी हिसाब से बामर ने एक इक्वेशन ऐसा बनाया कि जिसके द्वारा ये सीरीज के अंदर जितने भी फ्रीक्वेंसीज जितने भी वेवलेंथ्स है वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये कोई थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं है, ये इक्वेशन बामर ने एक्सपीरियंस के द्वारा निकाला। सोचो आपके लिए काम तो बहुत ही सिंपल था, बट बामर के लिए ये काम बहुत ही डिफिकल्ट होगा। उसने बहुत सारा सोचने के बाद ये इक्वेशन निकाला होगा, so that he can find the each wavelength from this इक्वेशन के अंदर n के अलग अलग वैल्यूज 3, 4, 5, 6 अगर हम प्लेस करते हैं तो ये सारे वेवलेंथ्स हम यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? yes sir where r is known as a Rydberg's constant, r is a Rydberg constant, वो सब बामर ने निकाला। और n के अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये सीरीज के अंदर जितने भी वेवलेंथ्स है वो सारे हमको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको तो बहुत सिंपल काम दिया था 2, 4, 6, 8 को कंबाइन करने का, तो आप सिंपली 2n से कंबाइन कर सके।
बट बामर के लिए वो काम सिंपल नहीं था, बट तो भी उसने कर दिया, इसीलिए तो हम उसका नाम यहाँ पे टेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो स्पेक्ट्रल सीरीज मिला वो बामर सीरीज था। अगर हम यहाँ पे एन का जो फर्स्ट वैल्यू है, एन स्टार्ट फ्रॉम वेयर 3, तो अगर हम एन का यहाँ पे 3 वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमको जो मिलेगा उसको एच अल्फा लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच अल्फा। अगर हम n इज इक्वल टू 4 प्लेस करेंगे तो हमको जो मिलेगा उसको एच बीटा लाइन बोलते हैं। अगर n का उसके बाद का वैल्यू 5 प्लेस करेंगे और फाइंड करेंगे लैम्बडा को तो उसको एच गामा लाइन बोलते हैं, एच डेल्टा एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. So this is the way we can find the different spectral line of a Balmer series. तो बाबर ने ये सारे वेवलेंथ्स को देखा और सोचा कि ये सारे वेवलेंथ को कोई एक इक्वेशन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो बहुत सोचने के बाद उसने ऐसा इक्वेशन बनाया कि जिसके द्वारा सारे वेवलेंथ्स को वो कंबाइन कर सका, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज अ बामर सीरीज इक्वेशन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes. साइंटिस्टों को ऐसा लगा कि भाई ये तो विजिबल रीजियन में है इसलिए हमको दिख रहा है, इसलिए ये है, बट ऐसा भी पॉसिबल होगा कि कुछ ऐसे भी वेवलेंथ एमिट होंगे जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उन लोगों ने वो स्पेक्ट्रम को कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा देखा कि जिसमें जितने भी विजिबल रीजन के अलावा जितने भी वेवलेंथ हो वो दिखाई पड़े। तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया तो पता चला कि ऐसा एक ग्रुप नहीं है, ऐसे 5 ग्रुप है। फिर लाइमन आया, तो लाइमन और सारे साइंटिस्ट के लिए तो ये काम सिंपल ही था, लाइमन के लिए तो ये काम सिंपल ही था बिकॉज ट्रैक तो मिल ही गया था, बामर ने ये ट्रैक तो बना दिया था। तो लाइमन ने ये बताया कि भाई ये जो फॉर्मूला है ना वो 1/2 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम 1/1 से स्टार्ट करेंगे और n का वैल्यू फ्रॉम यहाँ पे 1 है तो n का उसके बाद से स्टार्ट करना है, तो n का कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 3 4 से स्टार्ट। तो ये जो मिलेगा वो लाइमन सीरीज मिल जाएगा। फिर पाश्चन आया, उसने बताया कि भाई इसी ट्रैक को आगे बढ़ाओ, 1/3² करो -1/n², n स्टार्ट फ्रॉम 4. 4 5, तो ये आपका हो जाएगा पाश्चन सीरीज। फिर ब्रैकेट आया, तो ब्रैकेट ने ब्रैकेट किया 4² -n², n स्टार्ट फ्रॉम 5. फिर फंड आया, ई फंड। तो फंड ने ये बताया कि भाई उसी ट्रैक को आगे बढ़ाते हैं, तो n स्टार्ट फ्रॉम 6 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा फंड सीरीज। लाइमन सीरीज जो था ना वो विजिबल रीजियन में था, सॉरी बामर सीरीज जो था वो विजिबल रीजियन में था, लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायोलेट रीजियन में है, एंड पाश्चियन ब्रैकेट एंड फंड सीरीज जो है ना वो इंफ्रारेड रीजियन में है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसा है 4 मार्क्स का कि भाई व्हाट इज स्पेक्ट्रल सीरीज एंड write down the name of the different spectral series for the hydrogen atom along with their equations, and also state in which segment of electromagnetic radiation this series lies. तो मैंने बताया कि लाइमन कहाँ पे पढ़ रहा, लाइमन इज लाइंग इन विच स्पेक्ट्रम, in which electromagnetic region? Ultraviolet. बामर Visible. एंड पाश्चियन ब्रैकेट फंड जो है ना वो आप Infrared. इंफ्रारेड। आपको याद रखने के लिए ऐसा याद रख सकते हो, लाई बापा 2 रुपया फंडना, लाई बापा 2 रुपया फंडना, लाइमन बामर पाश्चियन ब्रैकेट फंड। लाइमन 1 से स्टार्ट करो, 1² -n², बामर में 1/2² -1/n² आएगा, पाश्चियन में 1 लाई बापा 2 रुपया फंडना। इसमें नहीं मजा आया तो एक और मैं बता रहा हूँ, लाल बाल पाल बम फोड़ियो। आपको पता होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बंकिम चंद्र पाल, ऐसा कुछ थे 3 जन, उसने बॉम्ब फोड़ा था। तो लाल बाल पाल बॉम्ब फोड़ियो, लाल लाइमन बाल बामर पाल पाश्चन बॉम्ब ब्रैकेट फोड़ियो फंड। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? याद रह जाएगा? गूगल Okay. है तो सही ना? Okay. तो ये पांचों सीरीज को अगर हमको कंबाइन करना है,
ये सारे सीरीज को अगर एक साथ लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/m² minus 1/n², where n must be start from m+1 m+2, जो m का वैल्यू है उससे एक आगे से स्टार्ट करेंगे। अगर m का वैल्यू 1 है तो कौन सा सीरीज हो जाएगा भैया ये? लाइमन। अगर 2 है तो वो क्या हो जाएगा? पास्चन। अरे बामर। अरे सॉरी, अगर 3 है तो वो हो जाएगा पास्चन। पास्चन ब्रैकेट फन। हाँ, एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सर हेनरी भी था ना लास्ट में। हाइड्रोजन एटम के लिए तो ये 5 फेमस है। एंडी सीरीज हो सकता है, देखना पड़ेगा मुझे नहीं पता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 टुगेदर कैन बी आस्क्ड एज अ 4 मार्क। ओके, तो 11 में से आपको क्या जस्ट लर्न करना है? स्पेक्ट्रल सीरीज का जस्ट डेफिनेशन आपको बताना है। और 12th क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पहले तो क्या किया, देखो बामर सीरीज का इक्वेशन लिखा और फिर उसके 3-4 वेवलेंथ भी फाइंड किए हुए हैं, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं। ओके, ओके सर। यहाँ पे देखो बामर सीरीज का इक्वेशन लिखने के बाद 3-4 उसके अलग अलग वेवलेंथ भी फाइंड किया है एन के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो वो करने की जरूरत नहीं। आपको यू हैव टू जस्ट राइट द इक्वेशन ओनली। फिर उसके बाद लाइमन का इक्वेशन लिखो, पास्चन का इक्वेशन लिखो, ब्रैकेट एंड फंड का जस्ट आपको इक्वेशन लिखना है। ओके फ्रेंड्स? यस सर। और वो जो बार्मन ने विजिबल रीजन के लिए डिफाइन किया था, तो उसमें जो 7 कलर्स है, मतलब वो विजिबल रीजन तो 7 कलर्स ही होने चाहिए सर, तो फिर 7 लाइन्स ही होनी चाहिए ना? अरे ऐसा नहीं होता ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो आप तो ऐसा बता रहे हो कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम इसके अंदर विजिबल रीजन है, तो क्या उसमें सात ही फ्रीक्वेंसी, सात ही वेवलेंथ आएगी? नहीं। तो फिर इज दैट क्लियर? ओके सर। तो फ्रेंड्स इसके अंदर 10th 11th एंड 12th दोनों को कंबाइन करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको जितना पूछा है उतना आपको लिखना है, बट ये 4 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन तो सिंपल है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो सीधी सी बात है 1/λ तो आपके पास है, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप क्या करोगे? लेट अस अज्यूम इन बार्मर सीरीज का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो आप क्या करना है, दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई, तो c/λ क्या हो जाएगा आपका? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? r इंटू सी 1/2² माइनस 1/n²। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अगर आपको यस। लेंथ के बदले फ्रीक्वेंसी पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी व्हेन n इज, व्हाट इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द बार्मर सीरीज, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मतलब n का सबसे पहला जो वैल्यू है वो 3 लेने का है, तो यहाँ पे 3 प्लेस करके बाकी सब वैल्यूज निकाल दो तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज के जो फॉर्मूला है वो हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है, हाइड्रोजेनिक के लिए भी वैलिड है। हाइड्रोजेनिक का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है उसको हाइड्रोजेनिक बोलते हैं। जैसे हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, तो इस टाइप के एटम के लिए ये वेवलेंथ्स के जो फॉर्मूला, सीरीज का जो फॉर्मूला है वो वैलिड है। बट अगर कोई और एटम है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजेनिक नहीं है, तो उसका जो स्पेक्ट्रल सीरीज है उसको हम ये सिंपल फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो भी फॉर्मूला हमको मिले वो किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजेनिक स्पीसीज के लिए। एंड हाइड्रोजेनिक। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, एक ऐसा क्वेश्चन मैं यहाँ पे अभी आपको सिखाऊंगा कि जिसके द्वारा आप ऑलमोस्ट 40 to 41 MCQ एक साथ लर्न कर लोगे। एक साथ 40 to 41 MCQ एक साथ आपको लर्न करने मिलेगा यहाँ पे। तो वो मैं स्टार्ट करूँ, बट उसके पहले मुझे आपको कुछ बताना, कुछ कहना है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ
for hydrogen और हाइड्रोजेनिक एटम। हाइड्रोजेनिक का मतलब क्या हुआ? हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस, बेरिलियम 3 प्लस एंड सो ऑन। We can use following formula for spectral series. Okay, so the formula is 1 upon lambda is equals to r 1 upon m square okay 1 upon lambda is equals to r 1 upon m square minus 1 upon n square into z square, that is to be noted, into z square, that is to be noted. अब हाइड्रोजन है तो z का वैल्यू क्या आएगा? 1 1। अगर हीलियम प्लस है तो वहां पे आपको क्या लिखना है? z का वैल्यू 2 ये आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर? yes sir वन मोर थिंग, Yes. वन मोर थिंग, लक्ष्मीवुक्षी। तो जैसे आप ये लॉन्ग वेव से स्टार्ट करके अगर गामा वेव तक जाते हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बढ़ता जाता है। एंड देयर करस्पॉन्डेंट वेवलेंथ हियर डिक्रीजेस। एम आई राइट फ्रेंड्स? ये आपको पता है? यस और नो? Yes. अब जो लाइमन सीरीज जो है ना वो आपका लाई करता है अल्ट्रावायलेट रीजन में। बामर सीरीज जो है ना इट इज अ लाइंग इन द विजिबल रीजन एंड पाश्चियन ब्रैकेट एंड फंड सीरीज जो है ना वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो मुझे ये बताओ कि अगर ये 5 सीरीज में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होगा? कौन से सीरीज का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा? Lyman. लाइमन ऑब्वियसली बिकॉज इट इज लाइंग ऑन द अल्ट्रावायलेट सेक्शन। और किसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा? p fund फंड का सबसे फ्रीक्वेंसी कम। जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसका वेवलेंथ सबसे, लाइमन कम। के फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है मतलब वेवलेंथ सबसे कम हो। कम है। एंड फंड सीरीज का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है मतलब उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो अब एक मैं ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूं, एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि जिसके द्वारा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी AIEEE में पूछा गया था बट इसके द्वारा ऑलमोस्ट 40 to 45 क्वेश्चंस यू विल एबल टू अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द रेशियो ऑफ maximum and minimum wavelength amongst five spectral series of hydrogen atom। तो क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन एटम के जो 5 सीरीज है तो उसमें से आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो आपको निकालना है। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको फ्रेंड्स? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? yes sir चलो तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैक्सिमम वेवलेंथ अगर हमको फाइंड करना है तो मुझे कौन सा सीरीज सोचना पड़ेगा? कौन से सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ मुझे मिलेगा 5 सीरीज में से? P fund.
ऑब्वियसली फंड सीरीज जो है वहां पे मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा बिकॉज उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो टू फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ कंसीडरिंग फंड सीरीज, देखो ये 5 सीरीज में से है ना, फंड सीरीज का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है। और फंड का भी मैं मैक्सिमम फाइंड कर लूँ, अगर फंड सीरीज का भी मैं मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड कर लूँ तो वो खाली फंड सीरीज का नहीं बट वो पूरे 5 सीरीज का मैक्सिमम होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। देखो 5 में से सबसे ज्यादा तो फंड में के पास है, और फंड का भी अगर मैं मैक्सिमम फाइंड कर लूँ तो वो पूरे 5 सीरीज का मैक्सिमम हो जाएगा। यस सर। तो Yes, फंड sir. सीरीज का पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। तो फंड सीरीज का जो फॉर्मूला है वो 1/λ इज इक्वल्स टू आर 1/phi square minus 1/n square, where n start from 6, 7. Am I right, friends? अब मुझे यस सर। I want to make the lambda maximum. तो फ्रेंड्स जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। लैम्बडा को मैक्सिमाइज करना है तो 1/λ का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम। मिनिमम, मतलब ये जो राइट साइड का पूरा टर्म है उसको मुझे मिनिमम करना पड़ेगा। यस सर। तो ये राइट साइड का पूरा टर्म मिनिमम करना है, तो जो टर्म सबट्रैक्ट हो रहा है ये पूरा टर्म मुझे मिनिमम करना है, तो जो टर्म सबट्रैक्ट हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा मुझे? मैक्सिमम करना पड़ेगा। मैक्सिमम। तो 1/n² को मैक्सिमम करने के लिए n का वैल्यू मिनिमम करना पड़ेगा। दैट शीट। तो मैं ये बताना चाहता था कि अगर लैम्बडा को मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ पे जो n है ना उसको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलो यस। एक बार फिर से, टू मेक द लैम्बडा मैक्सिमम 1/λ को मिनिमम करना पड़ेगा। 1/λ को मिनिमम करना पड़ेगा मतलब ये हुआ कि ये जो राइट साइड पूरा जो पार्ट है उसको मिनिमम करना पड़ेगा। तो ये मिनिमम कब हो पाएगा? जब ये सब्ट्रैक्शन वाला टर्म को मैक्सिमम अगर कर देते हैं तो ये पूरा टर्म मिनिमम हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन में जो टर्म है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए उसका जो डिनोमिनेटर है वो मिनिमम करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब आप Yes, sir. एक सिंपली याद रख दो कि कोई भी सीरीज का लैम्बडा अगर मैक्सिमम करना है तो उसका n मिनिमम करना पड़ेगा, और अगर लैम्बडा को मिनिमम करना है तो n का वैल्यू मैक्सिमम। मतलब उल्टा सोचने का। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे n यस। का मिनिमम वैल्यू है वो कितना है? 6 है, देखो। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब ये जो मैक्सिमम मिलेगा फंड का वो खाली फंड का नहीं बट 5 सीरीज का मैक्सिमम मिलेगा। तो 1/5² माइनस 1/6², एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6² माइनस 5² अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 25 क्रॉस 36। तो ये 1/λ मैक्सिमम जो मिलेगा वो आपको 36 माइनस 25 मतलब 11 मिलेगा, एंड इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 900 मिलेगा आपको। तो लैम्बडा मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा? 900/11 आर। इक्वेशन नंबर, चलो ये चीज पता चली आपको। यस सर। चलो मैक्सिमम वेवलेंथ तो मिल गया, अब मुझे क्या करना है? मिनिमम। तो टू फाइंड a minimum wavelength we should consider which series? लाइमन। एग्जैक्टली। देखो लाइमन का जो है ना वो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो उसका वेवलेंथ सबसे कम रहेगा। तो कंसीडरिंग लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज का फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल्स टू आर 1/1² माइनस 1/n², n स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 4। अब मुझे क्या करना है इसका लैम्बडा? मिनिमम। सोचो कि लाइमन का अगर मिनिमम मैं फाइंड कर देता हूं तो वो खाली लाइमन का नहीं होगा, वो किसका होगा? पूरे Fully सीरीज। पूरे 5 सीरीज का series मिनिमम होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो लाइमन का Yes, sir. मिनिमम खाली लाइमन का नहीं है, वो पूरे 5 सीरीज का मिनिमम होगा। तो टू मेक द लैम्बडा मिनिमम आई शुड मेक द एन मैक्सिमम। मैक्सिमम, वो अभी मैंने समझाया। Maximum. शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एन। एन का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, कहां तक जा सकता है? तो बोले इनफाइनाइट तक जा सकता है। इज दैट क्लियर?
सर वैसे तो केमिस्ट्री में पढ़ा था कि 7 होना चाहिए, क्योंकि 8 से तो फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 बहुत कंसीडर कर। देखो, जीरो तो नहीं होती है, बहुत कम हो जाती है, बट होता तो है ना। ये कैसा है पता है आपको? ग्रेविटी जैसा है। जैसे अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो ग्रेविटी कम होती जाएगी। तो कोई तो ऐसा होगा ना कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ग्रेविटी जीरो हो जाएगा, मतलब उसका कोई स्पेसिफिक ऐसा लोकेशन नहीं होता है वो, उसका ग्राफ टेंड्स टू इनफाइनाइट ऐसा होता है। एग्जैक्टली। तो ओके सर। ये वालों ने इसलिए बताया होगा कि 7 तक कुछ कंसिडरेबल एनर्जी होगा, उसके बाद एनर्जी बहुत डाइल्यूट होकर ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, इसलिए ऐसा बताया होगा। एग्जैक्टली। यस सर। सर तो फिर ऐसे स्पेक्ट्रल लाइंस ही नहीं मिलेगी ना? आपको दिखाई नहीं देगा, होगा तो सही। अच्छा। ओके ज्यादा सर। रिजोल्यूशन, ज्यादा रिजोल्यूशन वाले आप इंस्ट्रूमेंट से देखो तो आपको दिखाई भी देगा। एग्जैक्टली। ओके सर। बट हमको तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वही आपको सॉल्व करना है। ओके। तो एन का वैल्यू प्रैक्टिकली तो पता नहीं चलेगा, बट थ्योरेटिकली तो वो इन्फाइनाइट ले ही सकते हैं। एम आई राइट? यस सर। तो अब आपको मिल जाएगा 1/λ मिनिमम, और ये जो मिनिमम है ना वो मिनिमम मोस्ट है, सबका मिनिमम। 1/1² माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट तो क्या हो जाएगा भैया? 0 तो क्या बचेगा? आर। तो फिर लैम्बडा मिनिमम क्या बचेगा? 1/r। तो 1/r। तो नाउ from equation number 1 and 2, I can say the lambda maximum upon lambda minimum is equals to 900/11r upon 1/r. तो फ्रेंड्स क्या बचेगा? 900/11। तो बचेगा आपका 900/11, and that is your answer. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया, बट मैंने आपको ये भी बताया था अगर ये क्वेश्चन समझ लेते हो तो आपको 40 to 45 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू एज है आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बताऊँ आपको कौन से क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। चलो पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये चीज समझ में आया पूरा चीज? यस सर। ओके। Yes. तो अब सोचो कि लाइमन सीरीज के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो लाइमन सीरीज में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं? नंबर 1, फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का सबसे छोटा सा वेवलेंथ फाइंड करो। तो आपको क्या करना है कि लाइमन सीरीज का फॉर्मूला लिख के आपको एन का इनफाइनाइट वैल्यू लेना है, तो यू विल गेट द मिनिमम मोस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज। इज दैट क्लियर? यस। नंबर 1। नंबर 2, लाइमन सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करो। तो लाइमन सीरीज का फॉर्मूला लिख के आपको एन का मिनिमम वैल्यू रखना है, दैट इज 2। तो लाइमन का मैक्सिमम वेवलेंथ इस हिसाब से मिल जाएगा। यस। नंबर 3, लाइमन सीरीज के मिनिमम एंड मैक्सिमम या मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो फाइंड करो। तो क्या वो भी मिल जाएगा लाइमन सीरीज का ही मैक्सिमम एंड मिनिमम का रेशियो? यस सर। Yes. नंबर 4, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का सबसे पहले वाला वेवलेंथ कौन सा है? तो लाइमन सीरीज का फॉर्मूला लिखना है आपको, एन का सबसे पहले वाला वैल्यू रखना है। इज दैट क्लियर? ओके सर। नंबर 5, लाइमन सीरीज का लास्ट लाइन का वेवलेंथ कितना है? तो आपको एन का कौन सा वैल्यू लेना है? इनफिनिट। नंबर 6, लाइमन सीरीज का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। तो मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला लिख के दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। यस सर। नंबर 7, लाइमन सीरीज का नंबर नंबर 7, लाइमन सीरीज का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। तो ये मिल सकता है। यस सर। नंबर 8, लाइमन सीरीज का मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालो। तो मिल सकता है। यस सर। into 5। इंटू 5 कर दो तो 8 4 जा 8 5 जा हो गया आपका 40, और ये 41 तो है ही। हाँ ओके सर। और कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं
व्हाट इज द वेव फर्स्ट वेव नंबर? देखो ये 1/λ को क्या बोलते हैं याद है आपको? वेव नंबर बोलते हैं इसको। 1 हाँ सर। itself is known as a wave number। तो कभी कभी ये क्वेश्चन वेव नंबर के हिसाब से भी पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे जो मैंने 2 चीज नोट्स लिखे हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स तो जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, स्टेट द, अच्छा हाँ, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, स्टेट द सक्सेस ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, पहले बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले उसका सक्सेस आ गया, क्या बात है। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल का सक्सेस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मिसप्लेस्ड क्वेश्चन है। पहले भैया बोहर एटॉमिक मॉडल तो पिक्चर में लाओ, उसके बाद उसका सक्सेस आना चाहिए ना। 16 क्वेश्चन आएगा, बट क्वेश्चन नंबर 15 वी हैड डन विथ। 14 को भी स्किप करो। 15 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। तो मैंने आपको बताया कि भाई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, तो वो 3 चीज आपको लिखना है कि भाई एटम्स जो होते हैं वो मोस्टली वैकेंट होते हैं। नंबर 2, उसका जो सारा मास एंड जो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर के अंदर होगा। एंड नंबर 3, इलेक्ट्रॉन वहां पे रिवॉल्व करेंगे। उसके लिमिटेशन भी मैंने आपको बता दिया कि भाई अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एनर्जी का एमिशन करना चाहिए। तो उसका खुद का जो पाथ है वो एनर्जी डिक्रीज होने के द्वारा उसका जो पाथ है ना वो ऐसे सर्कुलर ना होने के, सर्कुलर नहीं रहेगा बट ऐसा कुछ स्पाइरल टाइप का हो जाएगा और लास्ट पे वो न्यूक्लियस में एंड करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, ये एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो आई कैन से इन सिंपल लैंग्वेज, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इज फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स। देखो लास्ट में वही लिखा हुआ है। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो ये 15 क्वेश्चन आपके समझने के लिए है, वो वैसे एग्जाम के अंदर आपको पूछने के लिए नहीं है। ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैंसल्ड है। तो ये 14 को भी साइड में रखते हैं। 15 ये हो गया है, समझने के लिए है, प्रिपरेशन के लिए नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर से 16 बोहर्स एटॉमिक मॉडल हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपके जो भी सस्पेंस है वो क्वेश्चन जो है कि ऐसा क्यों, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे हैं तो भी क्यों एनर्जी जनरेट नहीं करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में आपके ओपन, वो सारे क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट लेक्चर पे आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। बट आज का लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज के लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो 4 मार्क्स के पूछ सकते हैं, तो मैं आपको होमवर्क में वो सब बता दूंगा। तो आज का सेशन में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, किसी को कुछ पूछना है?